हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम गांधी युग देखेंगे, गांधी एरा, जो कि 1915 से स्टार्ट होता है, 1947 तक चलता है। इसमें यही देखेंगे कि हम गांधी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से आते हैं, 1947 तक वो कौन कौन से मूवमेंट करते हैं और क्या क्या होता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, कैसे आगे बढ़ता है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। इसका ना एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखेंगे और थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है। उसके बाद हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एक एक पॉइंट, एक एक आंदोलन को। तो अभी इसमें हम एक 5-10 मिनट में कंप्लीट एक आइडिया ले लेते हैं, एक सिनॉप्सिस ले लेते हैं कि क्या क्या हुआ रहता है। ठीक है, 1915 से 1947 के बीच में। तो देखते हैं कि गांधी युग का फर्स्ट युग, मतलब गांधी युग का फर्स्ट फेज जो होता है 1915 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस की स्थापना से ही स्टार्ट हो जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस का जो लीडर्स होते हैं वो बेसिकली नरम दलीय होते हैं। तो उनका विश्वास ये होता है कि हम कोई विद्रोह नहीं करेंगे, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, आराम से अंग्रेजों से मांगेंगे, जो भी मांगेंगे, जिस तरह से अपनी मांग रखेंगे वो हमको दे देंगे। तो उनका थॉट प्रोसेस इस तरह से था। लेकिन एक दूसरा दल भी था, धीरे धीरे उभरने लगा, गर्म दल, जिसके नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब थे। उनका मानना था कि नहीं, ये अंग्रेज लोग प्रार्थना के अधिकारी नहीं है, मतलब इनको प्रेम से बोलो तो इनको समझ में नहीं आएगा। तो वो गर्म दल के थे, मतलब वो विद्रोह पे हमेशा उतारू रहते थे। तो इसी को लेके नरम दल और गर्म दल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो 1907 में सूरत के अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल अलग हो जाते हैं। और गर्म दल नरम दल जब अलग हो जाते हैं तो कांग्रेस का जो जो कांग्रेस थी वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। उसी भी जाते हैं गांधी जी। 1915 में गांधी जी का आगमन होता है। और गांधी जी जब 1915 में आते हैं तो सबसे पहले अपने राजनीतिक शक्ति को नापने के लिए, बेसिकली कह सकते हैं, वो कई आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। सबसे पहले चंपारण में करते हैं। चंपारण में क्या था, बेसिकली ये था कि वहाँ पे एक तिनकठिया पद्धति स्टार्ट हो गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। तो मतलब कि वहाँ के किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया था कि आप किसानों द्वारा नील की खेती ज़बरदस्ती, यानी कि उनके ऊपर थोपी गई कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। तो उसको उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया और सफलता वहाँ पर प्राप्त की। फिर खेड़ा में 1916 में, उसके बाद 1970 अहमदाबाद विद्रोह, जो कि एक मिल मालिक के खिलाफ था, तो वहाँ के मज़दूरों द्वारा। तो उसमें गांधी जी ने, जो कि प्लेग बोनस के ऊपर था, तो मिल मालिकों का कहना था, मिल मज़दूरों का कहना था कि हमें 35% बोनस चाहिए, लेकिन जो उसके मालिक थे मिल के, देना नहीं चाहते थे। तो उसी को लेके गांधी जी मज़दूरों के साथ में एक आंदोलन करते हैं और वो सफल रहता है। उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट, जिसमें कि ना कोई अपील, ना कोई दलील, जब भी अंग्रेज चाहें, जब भी सरकार चाहे, आपको जेल में डाल सकती है और जितने समय के लिए चाहे डाल सकती है। इसी के विरोध में, इस जलियांवाला बाग में कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने गए, तो वहाँ पे जनरल डायर ने उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी। तो वहाँ से गांधी जी का थोड़ा जो मानसिकता थी, व्यू पॉइंट था, थोड़ा चेंज हुआ अंग्रेजों के खिलाफ़। क्योंकि जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी सब युवाओं को, नौजवानों को प्रेरित कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ़ से 1914 वाले प्रथम वर्ल्ड वार में शामिल होने के लिए। उनका मानना था कि आप आज अंग्रेज़ों का साथ दीजिए प्रथम विश्व युद्ध में, कल आपको स्वराज देंगे, मतलब कि आपको आज़ादी देंगे। वो इस तरह का थॉट था गांधी जी का, जो कि जलियांवाले कांड के बाद से थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, इसी बीच एक खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो गया था मुस्लिमों का, जो कि खलीफा के लिए था। बेसिकली खलीफा के लिए किस तरह से था कि जो अंग्रेज़ थे वो खलीफा के ऊपर कुछ शर्तें थोप रहे थे, जो कि जो मुस्लिम समाज है उसके लिए अस्वीकार्य था। तो उसी को लेके उनका एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए। गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ। उसी बीच में स्टार्ट हो गया असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ में चल रहे थे, लेकिन असहयोग आंदोलन जैसे जैसे मजबूत होता गया, खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होता गया। उसके बाद खिलाफत आंदोलन तो समाप्त हो गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन को कुछ कारणों से गांधी जी को वापस लेना पड़ा। कुछ कारण क्या थे? कुछ कारण यही थे कि चौरी चौरा में एक कांड हो गया जो कि गांधी जी के अहिंसा के खिलाफ था। तो उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। उसी बीच में प्रांतों में चुनाव होने वाले थे। तो कांग्रेस में दो गुट बट गया, एक था अपरिवर्तनवादी, एक था परिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी का मतलब मानना ये था कि हमको चुनाव में नहीं भाग लेना चाहिए, हमको बाहर से अपना काम करना चाहिए, ये सब चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो परिवर्तनवादी गुट था, जिसमें थे चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जिसके पक्ष में थे परिवर्तनवादी, और जो अपरिवर्तनवादी गुट था उसके पक्ष में थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, पटेल, NG रंगा, राजेंद्र प्रसाद। ये लोग चाह रहे थे कि हम लोग चुनाव में भाग न लें। लेकिन इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेके कांग्रेस में आगे चल के विभाजन हो जाता है और वहाँ से एक पार्टी की स्थापना होती है,
स्वराज पार्टी, जिसके अध्यक्ष होते हैं चित्तरंजन दास और महासचिव होते हैं मोतीलाल नेहरू। लेकिन आगे चल के कांग्रेस, जो कि 1923 में अधिवेशन होता है दिल्ली में, 1923 में अधिवेशन होता है दिल्ली में मौलाना आज़ाद के अध्यक्षता में, उसमें कांग्रेस कहती है कि हाँ ठीक है, चलो हम चुनाव में हम भाग ले रहे हैं स्वराज पार्टी के नेतृत्व में, तो उसको पारित कर देती है। तो ये लोग चुनाव में भाग लेते हैं और स्वराज पार्टी काफ़ी बहुमत के साथ जीतती है, ठीक ठाक बहुमत के साथ ठीक ठाक सीटें ले जाती है और काफ़ी समय तक वो शासन में रहते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं। लेकिन मैक्सिमम नेता जो थे आंदोलन के असहयोग के बाद वो गिरफ्तार हो चुके थे। गांधी जी और सब जो नेता थे वो लोग गिरफ्तार हो चुके थे, तो आंदोलन जो है बहुत कमज़ोर पड़ गया और एक राजनीतिक अस्थिरता के रूप में आ गई, एक राजनीतिक उदासीनता हो गई कि मतलब ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं थे। लेकिन ये उदासीनता ज़्यादा दिन तक रही नहीं और इसी के बीच स्टार्ट हो जाता है गांधी युग का सेकेंड फेज़, साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन आता है, जिसमें कि कोई भी भारतीय अध्यक्ष सदस्य कोई नहीं था, सारे अंग्रेज़ थे उसमें। तो साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, उसका विरोध होता है। तो अंग्रेज़ कहते हैं कि अगर तुम विरोध कर रहे हो तो चलो अपना, अगर सारी पार्टियाँ मिल के एक हमको संविधान बना के दो, एक फॉर्मेट बना के दो, अगर हमको ठीक लगेगा तो हम मान लेंगे उसको। तो नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट बनती है। नेहरू रिपोर्ट को वो लोग अंग्रेज़ को देते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं, मानने वाले हैं नहीं। तो जब नहीं मानते तो उसी के विरोध में लाहौर में एक अधिवेशन होता है। लाहौर में अधिवेशन जो होता है बहुत काफ़ी फेमस है वो लाहौर अधिवेशन। 21 दिसंबर 1929 को हुआ था, रावी नदी के तट पे। वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, बोलते हैं कि हमको अधिराज्य ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। फिर उसके बाद 1923 में स्टार्ट कर देते हैं गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है, उसी बीच में होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो गांधी जी उसमें भाग लेते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ हासिल नहीं होता। तो गांधी जी वापस आते हैं, तो गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है। उसमें बेसिकली ये होता है कि इरविन का कहना होता है कि तुम सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लो, और गांधी जी की मांग होती है कि तुम नमक पर से कर हटाओ, टैक्स हटाओ, और जो जितने भी जेल में हैं नेता उनको बाहर करो। तो ये पैक्ट लगभग सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें गांधी जी नहीं भाग लेते, क्योंकि जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो बहुत ज़्यादा लागू नहीं हुआ, सक्सेसफुल तो रहा लेकिन ज़्यादा लागू नहीं हो पाया। तो गांधी जी इसमें दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें नहीं गए। उसमें गए थे भीमराव अंबेडकर जी। तो वहाँ पे दलितों को, पिछड़े वर्गों को एक कम्युनल अवार्ड एक कानून के रूप में दिया गया। उनको मतलब कि एक बेसिकली एक आरक्षण की तरह था, इलेक्शंस में आरक्षण की तरह था कम्युनल अवार्ड। और गांधी जी का मानना था कि जो दलित समाज है वो हिंदू का ही एक अंश है। तो गांधी जी को बहुत ख़राब लगा और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ इसी के विरुद्ध में, कि मतलब कि ये कम्युनल अवार्ड नहीं स्वीकार किया जाएगा। इसी के लिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ। उसके बाद 1937 में चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ। और फिर उसके बाद त्रिपुरी संकट 1939 में। त्रिपुरी संकट क्या था? त्रिपुरी संकट में बेसिकली ये था कि इसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इलेक्शन जीत चुके थे। किसका? कांग्रेस का, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसका इलेक्शन जीत चुके थे। और उनके विरुद्ध में जो खड़े थे विपक्ष में पट्टाभी सीतारामैया थे, और पट्टाभी सीतारामैया का सपोर्ट गांधी जी कर रहे थे। तो गांधी जी इसको अपनी पर्सनल हार के रूप में देखने लगे। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उससे अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो यही था त्रिपुरी संकट। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों की सहायता के लिए अंग्रेज़ों द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगस्त प्रस्ताव में था कि जब वर्ल्ड वार ख़त्म होगा तो हम तुमको एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करके देंगे, लेकिन ये इसको माना नहीं गया कांग्रेस द्वारा। उसके बाद पनवार से 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे नेहरू थे। ठीक है, और इसका गांधी युग का अंतिम चरण है 1942 से 1947 के बीच में होता है। 1942 में सबसे पहले क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स प्रस्ताव में क्या था? क्रिप्स प्रस्ताव में ये था कि अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि आप लोग हमारी सेकेंड वर्ल्ड वार में हेल्प करिए, हम आपको युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, लेकिन इसको माना नहीं गया और गांधी जी द्वारा वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पास कर लिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से स्टार्ट हो गया। इसी बीच आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो चुकी थी 1942 में ही। CR फार्मूला आ चुका था। CR फार्मूला बेसिकली कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता कराने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो
चारी द्वारा एक फार्मूला पेश किया गया, कैसे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता किया जाए ताकि उनकी जो आपसी मतभेद हैं वो भूल के एक साथ आ जाएं। ठीक है, उसी के बीच में बेबल योजना आई 1945 में। ठीक है, बेबल योजना बेसिकली इसको हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, 14 जून 1945 को। इसमें बहुत कुछ खास हुआ नहीं। उसके बाद आम चुनाव 1945 आया। उसके बाद नौसेना विद्रोह हुआ 1946 में। नौसेना विद्रोह क्यों हुआ? नौसेना विद्रोह इसलिए हुआ चूँकि सैनिक जो थे, भारतीय सैनिक, वो बोलने लगे कि ये जो भोजन हमको मिल रहा है बहुत ख़राब क्वालिटी का है। तो अंग्रेज़ों द्वारा स्टेटमेंट आया कि भिखारियों को चुनने का अधिकार नहीं है, उनको जो मिल रहा है वही वो खाएं। तो इसी के विरुद्ध में नौसेना विद्रोह स्टार्ट हो गया। क्योंकि इनकी डिग्निटी का सवाल था तो नौसेना विद्रोह स्टार्ट हुआ 1946 में। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन में बेसिकली क्या था, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और एक जो प्रांतीय शक्तियाँ हैं वो प्रांतों के पास ही रहेंगी। कैबिनेट मिशन में यही था। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ। उसके बाद संविधान सभा का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जो है एक बहुत भारी बहुमत से जीती। 296 सीटों में से 208 सीटों पे कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस, उसमें मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी हार हुई तो मुस्लिम लीग ने उसको स्वीकार नहीं किया और उसके विरुद्ध में सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। फिर माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को, जिसको हम 3 जून योजना भी कहते हैं। इसी में भारत के विभाजन का कार्य किया गया था। मतलब इसमें कहा गया था कि भारत को विभाजित करके हम 2 राज्य बनाएंगे, एक होगा पाकिस्तान, एक होगा इंडिया। ठीक है, तो इसको कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया। तो उसके बाद आता है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसके बाद से भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है और 14 अगस्त को आज़ाद होता है पाकिस्तान। तो यही एक कालानुक्रम जो कि आप देखें, जो कि कांग्रेस के स्थापना से स्टार्ट हुआ। नरम दल, गरम दल, गांधी आगमन, चंपारण हुआ, खेड़ा हुआ, अहमदाबाद, फिर रॉलेट एक्ट आया, फिर जलियांवाला बाग कांड हुआ, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग, फिर स्वराज पार्टी की स्थापना, फिर उसके बाद हुआ साइमन कमीशन, उसके विरुद्ध में नेहरू रिपोर्ट, फिर लाहौर अधिवेशन हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई, फिर उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर उसके बाद गांधी समझौता हुआ, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कम्युनल अवार्ड आया। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। उसके बाद चुनाव आया 1937 का। फिर त्रिपुरी संकट हुआ 1947 में गांधी जी और बोस के बीच। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव, फिर भारत छोड़ो, फिर आज़ाद हिंद फौज, फिर CR फार्मूला, फिर बेबल योजना, फिर आम चुनाव, फिर नौसेना विद्रोह, फिर कैबिनेट मिशन, फिर संविधान सभा का चुनाव, उसके विरुद्ध में सीधी कार्रवाई दिवस, फिर अंतरिम सरकार का गठन हुआ, फिर माउंटबेटन योजना आया जिसके माध्यम से भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, फिर भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आया और भारत अंततः 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। ठीक है, तो यही है क्रम। अब इसको हम धीरे धीरे एक वीडियो में 2-4 पॉइंट को लेके एक अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।